मेरा नाम माधवी है। मेरी माँ का देहांत जब मैं 5 साल की थी और मेरा भाई 3 साल का था तभी हो गया था। मेरी ताई जी के बच्चे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे पिताजी एक सख्त मिजाज और नियम कायदे वाले इंसान हैं। हम दोनों भाई बहन पिताजी से बात तक नहीं कर पाते हैं। वो हम दोनों पर कड़ी नज़र रखते हैं। हमारे कहीं बाहर आने जाने पर भी सख्त पाबंदी है। मेरे ताऊजी भी मेरे पिताजी से बहुत डरते हैं, परंतु एक बार एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई और हमारे पिताजी की असलियत सबके सामने आ गई, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। ज़माना बदलने को आया, मगर नागेंद्र बाबू आज भी अपने बाप दादाओं के विचार पर चलते आ रहे थे। वही पहनावा, वही स्वास्थ्य खान पान और वही सोच। मजाल है कि कोई उनके फैसले को काट जाए। उनके बड़े भाई तक उनकी बात काटने से डरते थे। परिवार साथ में ही था। शहर में रहकर संयुक्त परिवार चलाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। वैसे लोग ही कितने थे। नागेंद्र बाबू खुद, उनके 2 बच्चे, बड़े भाई के कोई औलाद नहीं थी, तो वे मियाँ बीवी ही थे और अपने अंतिम समय को काट रही एक बूढ़ी अम्मा। नागेंद्र बाबू की धर्मपत्नी सालों पहले गुजर गई। तब से उनकी भाभी ही बच्चों की देखभाल करती है। अच्छा खासा व्यापार है, मतलब भर से ज़्यादा ही धन संपत्ति होगी। परिवार में भी खुशहाली और अपनापन बना रहता है। दिक्कत है तो बस एक ही बात की, बच्चे पिता से बहुत दुखी रहते हैं। वैसे तो बच्चों को हमेशा ही माता पिता से शिकायत रहती है, मगर नागेंद्र बाबू के बच्चों को कुछ ज़्यादा ही शिकायत है। हो भी कैसे ना, उनके नियम कानून ही इतने सख्त हैं कि कोई भी उकता जाए। बच्चे तो आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहते हैं, चहकना फुदकना चाहते हैं, मगर यहाँ बच्चों को काम भर की आज़ादी है, चाहे पढ़ लिया आ जाए। मगर दोनों बच्चों को शाम होने के बाद घर से बाहर रहने की मंजूरी नहीं मिलती। नागेंद्र बाबू ने बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं रखा। इस मामले में दोनों के लिए एक जैसे ही नियम कानून है। माधवी राघव से 3 साल बड़ी है। राघव 12वीं में है और माधवी BA पार्ट 2 में पढ़ती है। घर से कॉलेज और स्कूल से सीधा घर, और कहीं रुके तो खैर नहीं। बेटा बिगड़ ना जाए, इस डर से सख्ती। और बेटी के लिए तो जानते ही हैं कि कितने डर भरे रहते हैं समाज में। ऊपर से ये कमबख्त माधवी है भी तो इतनी खूबसूरत, कोई देख ले तो नज़रें फेविकोल सी हो जाती हैं, चेहरे से हटने का नाम ही नहीं लेती। जब कभी ताई नज़र उतारते हुए कहती हैं, कितनी सुंदर है रे मेरी बिटिया, तब लंबी सी आह भरकर माधवी जवाब देती है, अब आज़ादी के बेच के सुंदरता लिए है, फिर कमी कैसे करते भगवान। कभी कभी सोचते हैं सुंदरता थोड़ी कम ही हो जाती, बस आज़ादी थोड़ा ज़्यादा मिल जाती। ताई के पास इसका कोई जवाब ना होता। कभी कभार तो वे अपने पति से कह भी देती, देवर जी से ये ठीक नहीं करते बच्चों के साथ। छोटे थे तब तक सही था, लेकिन अब बड़े हुए इतना भी क्या बांध के रखना, ना किसी दोस्त से मिलना, ना बाजार अकेले जाना, दिन दुनिया कैसे देखेंगे। पतिदेव के पास एक ही जवाब होता, हर बार हाँ सही तो नहीं है, लेकिन नागेंद्र जो करता है सोच समझ के ही करता है। हर जवाब पर ताई पहले कुछ देर तक उन्हें गुस्से में घूर कर देखती और फिर भनभनाती हुई चल देती वहाँ से। इतना तो कभी बाप से नहीं डरे जितना छोटे भाई से डरते हैं, और हकीकत यह थी कि खुद भी देवर से डरती थी। राघव को अभी इतनी दिक्कत नहीं थी, वो हमेशा से एकांत पसंद था, जितना मिल जाए उतने में खुश। वैसे भी उसे तो बाहर ही पढ़ने जाना था, और बाहर कौन सा पिताजी साथ साथ जाएंगे। असल दिक्कत माधवी को थी। वो आगे पढ़ने बाहर जाना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी, नए दोस्त बनाना, खूब सारी मस्ती करना, ये सब उसकी ख्वाहिशें थी, जिनके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। खैर जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन माधवी की सहेली वर्षा का फ़ोन आया, तुझे आना ही होगा, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। वर्षा ने मुंह फुलाते हुए माधवी से कहा, यार तू मेरे घर के नियम कानून जानती है ना, पिताजी से कहना ही बेकार है। माधवी ने उसे मनाते हुए कहा, ऐसे भी क्या नियम कानून यार, तेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और तू नहीं आएगी। अच्छा मैं अगर पापा को भेज दूँ तो वे ले भी आएंगे और छोड़ भी आएंगे, तेरे पापा जी से बात कर लेंगे वो। ऐसा जुल्म मत करना, वरना वो तेरे पापा को ऐसे समझाएंगी कि कल से तेरा बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा फिर रहने दे, मेरे को मेरी आज़ादी प्यारी है, लेकिन तुझे आना ही होगा चाहे जो भी हो जाए। वर्षा माधवी की इकलौती दोस्त थी, उसके हर सुख दुख की साथी वही तो थी। इस बार उसके पापा उसके जन्मदिन पर अच्छी खासी पार्टी कर रहे थे और उसने ज़िद पकड़ ली थी कि माधवी भी आए। अब ये कैसे मुमकिन हो पाए भला। खैर देखते हैं आगे क्या होता है।
माधवी घर पहुंची तो पिताजी घर पर ही थे, हिसाब किताब में उलझे हुए थे। माधवी वैसे बहुत निडर थी, लेकिन पिताजी के सामने उसकी ज़ुबान तुतलाने लगती थी। लेकिन आज उसने बोलने का फैसला कर लिया था। पिताजी, उसने डरते हुए कहा, वर्षा के यहाँ जाना है। पिताजी ने लैपटॉप पर नज़र गड़ाए हुए ही पूछा। और इधर माधवी चौंक गई। वो कुछ बोलती इससे पहले ही पिताजी बोले, उनके पापा मिले थे, उन्होंने ही कहा था कि भेज दीजिएगा, राघव को साथ लेकर जाना और 9 बजे से पहले लौट आना। 9 बजे तक कौन पार्टी से लौटता है, इससे अच्छा था जा हुई ना। ऐसा और बच्चे सोचते, मगर माधवी के लिए पिताजी से मंजूर मिलना ही बड़ी बात थी। उसने मान लिया। शाम को राघव के साथ माधवी वर्षा के यहाँ पहुंची। दोस्तों से लेकर शहर के अन्य बड़े लोग भी आए थे। पार्टी में काफ़ी अच्छा खर्चा किया था वर्षा के पापा ने। एक अच्छे शहर में होने के बावजूद माधवी पहली बार ऐसे अकेले किसी पार्टी में आई थी। पिताजी के साथ वे कहीं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जितना वक्त वो पार्टी में रहती, पिताजी दोनों बच्चों पर नज़र बनाए रहते। आज की पार्टी में उसने खूब इंजॉय किया। इधर राघव को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो यहाँ भी एक कोने में बैठा अपने मोबाइल में व्यस्त था। 9 बजते ही उसने 1-2 बार माधवी को टोका तो सही, मगर उसे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। राघव हार कर फिर से अपनी जगह आ गया। माधवी को होश तब आई जब राघव ने बताया कि पिताजी 4 बार फोन कर चुके हैं, 11 बजने वाले हैं। हालांकि पार्टी का रंग तो अभी जमना शुरू ही हुआ था, लेकिन पार्टी और माधवी के बीच पिताजी आ चुके थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा। नागेंद्र बाबू कभी भी अपने बच्चों को डांटते नहीं थे, उनकी तीखी नज़र ही बहुत थी। वो ऐसे शांत हो जाते थे जैसे बड़े तूफान से पहले प्रकृति शांत हो जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ। वो बच्चों के आने से पहले ही भैया भाभी के सामने बोल चुके थे कि अब भाभी माधवी तक उनकी बात पहुंचाने वाली थी। माधवी इसके लिए तैयार है, पहले से ही तैयार थी। हमेशा की तरह वही बातें कि माहौल बहुत ख़राब है, जितनी आज़ादी दो उतना फ़ायदा उठाते हैं, ये कोई टाइम है घर से बाहर रहने का। माधवी हमेशा की तरह सारी बातें सुनती रही, लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आज वो अपनी अलग ही दुनिया में थी। उसने आज आज़ादी का नशा चख लिया था। उस दिन के बाद तो माधवी बिना डरे पिताजी से बाहर जाने के बारे में पूछने लगी। कई बार वो मना कर देते तो कई बार ताई जी से सिफारिश करवा कर बाहर जाने की अनुमति मिल जाती। नागेंद्र बाबू भी अब ज़्यादा टोकना सही नहीं समझते थे। हाँ, उसकी चिंता ज़रूर बढ़ गई थी। समय ऐसे ही बीतता और बदलता रहा। एक शाम, ताई जी प्लीज़ आज बस पिताजी से परमिशन दिलवा दो, सारे दोस्तों ने पार्टी रखी है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आज के बाद फिर नहीं कहूँगी। मैं रोज़ रोज़ नहीं झेल सकती उनका गुस्सा, तो तू चली जाती मस्ती करने और इधर इधर मुझसे सुनना पड़ता है। सब्जी में कड़ची चलाते हुए ताई जी ने साफ मना कर दिया। बस ना, आखिरी बार ताई जी प्लीज़। माधवी काफ़ी देर तक उन्हें मनाती रही, तब जाकर वह मानी। काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद पिताजी ने भी कह दिया कि जो मन है सो करो। माधवी के लिए इतना ही बहुत था। उसे तो किसी तरह कुछ देर के लिए अपने मन से खुलकर जीना होता था। पहले वो पार्टियों से दूर भागती थी, लेकिन अब वही सब दोस्तों को उकसाया करती थी पार्टी के लिए। आज की पार्टी कुछ अलग थी। आज कुछ एक बाहर के लड़के भी आ रहे थे। परवीन की बर्थडे पार्टी थी, उसी ने अपने बाहर के दोस्तों को बुलाया था। कुछ महीनों से परवीन और माधवी की अच्छी पट रही थी, इसी नाते उसने माधवी को पार्टी में आने पर जोर दिया था। वर्षा भी जाने वाली थी, इसीलिए माधवी तैयार हो गई। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यार, माधवी ने वहां पहुंचकर कहा। हाँ यार, सुपर्ब है। वो देख, यहाँ तो ड्रिंक्स भी है। हाँ, तो पार्टी में ड्रिंक्स नहीं होगी क्या? अरे पागल, शराब। क्या शराब? परवीन के मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे क्या? अब मैं ना इनकी मम्मी हूँ और ना पापा, मुझे कैसे पता है कि कुछ नहीं कहेंगे या नहीं? वैसे बड़े लोग दिख ही कहाँ रहे हैं, बड़े लोगों को बुलाया ही नहीं तो दिखेंगे कैसे? ये परवीन की आवाज़ थी, डीजे की आवाज़ में। उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे परवीन। माधवी ने पहले ही परवीन को विश किया और फिर वर्षा ने। थैंक यू, आज खुल के एंजॉय करो, कोई रोक टोक नहीं है। परवीन ने ड्रिंक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम लोग कर रहे हैं एंजॉय। अरे ऐसा थोड़े ना होता है एंजॉय, इधर आओ, एक एक शॉट लगाओ और फिर होगा एंजॉय। जिस तरह से परवीन ने उसका हाथ पकड़ा, उससे वो समझ गई कि परवीन ने ड्रिंक की है और वो होश में नहीं है। मैं ड्रिंक नहीं करती परवीन, उसके बिना भी हम एंजॉय कर सकते हैं। ओह, मैं तो भूल गया, तो तुम संस्कारी लड़की हो ना, तुम्हें क्या पता कि ये सब मौज मस्ती कैसे होती है। हमेशा कैद में रही हो, तुम्हारे लिए तो ये सब गलत होगा ना। पापा की परी जो हो, नई उम्र का जोश बहुत बुरा होता है। इस उम्र में अच्छा हो या बुरा, जो भी होता है असामान्य ही होता है। माधवी भी तेज में आ गई और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ बड़ी विस्की का पेग एक सांस में ही खींच गई। वर्षा उसे रोकती रही, मगर वो नहीं मानी। परवीन हंसता हुआ वहाँ से चला गया। इधर माधवी एक के बाद एक 4-5 पेग
खींच गई थी। उसे लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रही हो। वर्षा ये सब देखकर एकदम डर गई थी। उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि जब ये इस हालत में घर पहुंचेगी तब क्या होगा। 11 बज चुके थे। पार्टी में 2-4 को छोड़कर लगभग हर कोई टून था। माधवी के फ़ोन पर अनगिनत मिस कॉल चढ़ चुकी थी, मगर उसे कोई होश ही नहीं था। अब तो वर्षा के फ़ोन पर भी माधवी के घर से फ़ोन आने लगे थे। वर्षा डर के मारे कॉल नहीं उठा रही थी। माधवी बेसुध तो नहीं थी, मगर उसे अच्छे से चढ़ ज़रूर गई थी। उठ, अब घर चलना है माधवी, थोड़ी देर रुकना, कितना अच्छा लग रहा है। अरे नहीं पगली, तेरे घर में कितने फ़ोन आ रहे हैं, बस थोड़ी देर मैं थोड़ा डांस कर लूँ ना। वर्षा उसे समझा ही रही थी कि तब तक उसके घर से फ़ोन आ गया। यहाँ डीजे की आवाज़ बहुत तेज़ थी, इसीलिए वो बाहर की तरफ निकल गई। फ़ोन काटने के बाद वो वॉशरूम खोजने लगी। ये सब में उसे 15-20 मिनट लग गए। जब वो लौटी तो देखा कि माधवी वहाँ है ही नहीं। उसने इधर उधर खोजा, मगर माधवी का कोई पता नहीं था। डांस फ्लोर पर भी वो नहीं थी। वर्षा हैरान परेशान उसे खोजने लगी। उसने सबसे पूछा, मगर किसी को कुछ नहीं मालूम था कि माधवी कहाँ है। वर्षा ने परवीन से माधवी के बारे में बताया। वो भी उसे ढूंढने लगा। डीजे बंद करवा दिया गया। डीजे बंद होते ही हॉल के पीछे वाली साइड से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, ऐसे जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से रोकर बोल रहा हो। सभी लोग इसी तरफ भागे जिधर से आवाज़ आ रही थी। सामने का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। वर्षा ने भागते हुए माधवी को संभाला। उसके खून से सने हाथ में एक शराब की टूटी बोतल थी। सामने 2 लड़के अधमरी हालत में पड़े थे। एक के सर से खून बह रहा था तो दूसरे के पेट से। माधवी लड़खड़ाते कदमों के साथ चहलकदमी कर रही थी। वो रो रही थी, लेकिन उसके बावजूद बोले जा रही थी, तुम लोगों को कि मेरी वजह से मेरे जैसी लड़कियां खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस जाती हैं। तुम जैसों के डर से मन के कपड़े नहीं पहन सकती, मन का घूम नहीं सकते, अकेले बाहर नहीं जा सकते, सब तुम जैसे गिद्धों की वजह से। मैं अपने पिताजी को गलत मानती रही, लेकिन वो या उनके जैसे बाप क्या करें जब उन्हें पता हो कि तुम जैसे भेड़िए बाहर घात लगाए बैठे हो। एक बाप अपनी बेटी को तिजोरी में काले धन की तरह ना सहेज दे तो और क्या करे। कौन दे तुम जैसे दरिंदों को खुला न्योता। बताओ, अब तुम जैसे के डर से भगवान लड़कियां बनाना छोड़ दे। जब मन किया तेजाब फेंक दिया, जब मन किया जला दिया, गोली मार दी, रेप कर दिया। क्या ये कमीनों कभी डर नहीं लगता कि तुम्हारी भी कोई बहन होगी, कोई बेटी होगी? क्या सोच करते हो तुम ये सब? माधवी ने वहाँ सबको सुन कर दिया। 2 ही चीज़ें चल रही थी उस वक्त, एक माधवी की ज़बान, दूसरा लोगों के मोबाइल कैमरे। चल माधवी यहाँ से। वर्षा ने लोगों को वीडियो बनते देख उन्हें वहाँ से हटने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ झटक दिया। नहीं यार, बोल लेने दे, कब से घुट रहा है अंदर ये सब। आज इन कमीनों की जान लेने दे कि इनका कुछ देर का मज़ा हम लड़कियों के लिए कितनी बड़ी सज़ा है। जानते हो वो जो आए दिन कोख में मार दी जाती हैं या जन्म लेते ही गटर में बहा दी जाती हैं ना, वो सब तुम्हारी वजह से। उनके हत्यारे भी तुम ही हो। तुम्हारे ही डर से लोग लड़कियां नहीं पैदा करना चाहते। तुम्हारा ना मर जाना ही अच्छा है। इतना कहकर माधवी टूटी हुई बोतल लेकर बढ़ी ही थी कि सबने उसे रोक लिया, वरना तो लड़के आज यहीं ख़त्म थे। माधवी, उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। मैं अभी बुलाता हूँ पुलिस, तुम अब घर जाओ आराम से। परवीन का सारा नशा उतर गया था। वो अब किसी तरह इस माधवी को घर भेजकर झमेले से निकलना चाहता था। चुप कमीना कहीं का। तुझे क्या लगता है जो लड़कियां शराब नहीं पीती वो आज़ाद नहीं है? क्या शराब पीना आज़ादी का सर्टिफिकेट है? तेरे जैसे के हिसाब से तो देश को आज़ाद कराने वालों को खून नहीं शराब बहानी चाहिए थी ना। ले देख, मैंने पी ली शराब, देख मैं अब आज़ाद हूँ। 2 को निपटा दिया, चल अब तुझे भी निपटाती हूँ। माधवी इस बार परवीन की तरफ भागी। वर्षा ने बड़ी फुर्ती से उसे पकड़ा और उसके हाथ से कांच का टुकड़ा लेकर दूर फेंक दिया। परवीन की इतने में ही हालत खराब हो गई। उसने अपने ड्राइवर से वर्षा और माधवी को घर छोड़ आने को कहा और खुद उन लड़कों को अस्पताल ले गया जो माधवी के हाथों अधमरे हुए थे। वर्षा ने बड़ी मुश्किल से माधवी को संभाला, उसके हाथ धुले और कपड़ों के खून के छींटे मिटाने की कोशिश की, लेकिन खून ज़्यादा ही लग गया था। माधवी का हाथ भी कट गया था, लेकिन उसकी इसे कोई होश नहीं थी। वर्षा को कई सारी चिंताओं ने घेर लिया था। वो उसके पिताजी को क्या कहेगी, उन लड़कों को कुछ हो गया तो क्या होगा, और सबसे बड़ी बात, अगर वीडियो वायरल हो गई तो माधवी के लिए अलग मुसीबत हो जाएगी। वर्षा माधवी को लेकर उसके घर पहुंच गई थी। 12:30 बजने वाले थे। नागेंद्र बाबू दरवाजे के पास ही बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। उनका गुस्सा चरम पर था।
जो उनके चेहरे से झलक रहा था। देख लिया आप सबने, छूट देने का यही नतीजा होता है। भगवान जाने कहाँ है, कैसी है, फ़ोन तक नहीं उठा रही। आने दीजिए, आज के बाद घर से निकलने नहीं देंगे। नागेंद्र बाबू बोले जा रहे थे और बाकी सब उन्हें चुप कर रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे। सबको डर था कि आज माधवी बहुत डांट सुनने वाली है। नागेंद्र बाबू बोल ही रहे थे कि तभी दरवाजे के सामने कोई गाड़ी रुकी। नागेंद्र बाबू तेज कदमों के साथ गेट की तरफ बढ़े। बड़े भैया उन्हें समझा रहे थे कि आज वो किसी की सुनने के मूड में नहीं है। जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो सामने वर्षा माधवी को संभालने खड़ी थी। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखकर नागेंद्र बाबू का गुस्सा हवा हो गया। अब हर तरफ से उन्हें चिंता ने घेर लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खुद को संभाले या बेटी को। माधवी को जल्दी से अंदर ले जाया गया। किसी अनहोनी की आशंका से नागेंद्र बाबू जमीन पर ही सिर पकड़कर बैठ गए। वर्षा उनके पास आई और उन्हें बताया कि माधवी ठीक है। तब जाकर उनकी जान में जान आई। वर्षा जानती थी कि नागेंद्र बाबू को सारी घटना की जानकारी मिल ही जाएगी, इसीलिए उसने सारी बात नागेंद्र बाबू को विस्तार से बता दी। हालांकि किसी को अभी तक यह नहीं पता था कि वहाँ हुआ क्या था। मात्र 15-20 मिनट में ये सब कैसे घट गया, ये तो अब माधवी ही बता सकती थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। नागेंद्र बाबू ने अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस ली और वर्षा को कहा कि वो आज रात यहीं रुक जाए। नागेंद्र बाबू ने वर्षा के पापा को फ़ोन कर दिया और वो रात को माधवी के पास ही रुक गई। माधवी पूरी रात बेसुध सोई रही। सुबह उठी तो सिर दर्द से फटा जा रहा था। उठने में कितनी देर तक उसे कुछ याद ही नहीं आया। वर्षा उससे कुछ देर पहले ही उठ गई थी। वो लगातार उसे देखे जा रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब उसे रात का सब याद आए। नींद से जागने के करीब 10 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी बगल में सोया है। वर्षा को अपने बगल में सोया देख माधवी चौंक गई। उसे रात का शायद कुछ भी याद नहीं आया था। अभी उसने हैरानी से पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है? अभी खबर कर ले, जब सब कुछ याद आ जाए तो सारे सवाल एक साथ ही कर लेना। वर्षा ने जम्हाई लेते हुए कहा। सवाल? कैसे सवाल? इतना ही दिमाग माधवी जोर डालने लगी। कुछ ही पलों में उसे कल की रात की बातें याद आने लगी और जैसे जैसे याद आने लगी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। यार, मैं यहाँ कैसे आई? क्या पिताजी को पता चल गया कि मैंने ड्रिंक? माधवी ने अपना सिर पकड़ लिया। पिताजी को नहीं, पूरे शहर को पता लग गया कि तूने कल पी थी। क्या बकवास कर रही है? भड़ास तूने मचाई और बकवास मैं कर रही हूँ? ले बहन, मेरा व्हाट्सएप चेक कर ले। कम से कम 20 से ज़्यादा लोगों ने तेरी वीडियो भेजी है। वीडियो का नाम सुनते ही माधवी के दिमाग में 10 शंकाएं घूमने लगी। कैसी वीडियो? ऐसा मत बोल, मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। माधवी के हाथ से फ़ोन तो ले लिया मगर वीडियो देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी वो। अच्छा, कल सरपंच नहीं बनते हुए ना सोचा कि एक सरपंच घर भी बैठा है, वो जान ले लेगा और अभी खुद की जान लेनी है तुझे? वैसे भी अगर जान ही लेनी है तुझे तो पहले ये वीडियो देख ले। माधवी ने डरते डरते वीडियो चलाई और फिर देखती रही। उसने वीडियो को 5 से 7 बार देखा। कुछ याद आया? क्यों इनकी ऐसी की तैसी? तूने? वर्षा बेड से नीचे उतर चुकी थी। अंगड़ाई लेते हुए उसने पूछा। बिना मतलब तो ऐसा किया नहीं होगा मैंने। मेरे को कौन सा लड़का पीटने का शौक है? माधवी के इस खींच भरे जवाब पर वर्षा की हंसी छूट गई। लगता है रात का फार्म अभी बरकरार है। माधवी हंसने के मूड में नहीं थी मगर वर्षा की बात पर वो ना चाहते हुए भी हल्का सा हंस पड़ी। मेरा मतलब है कि क्या कहा था उन्होंने और उनके साथ कैसे चली गई तू? ये सब याद है या नहीं? हाँ याद है। ये लड़के अपने साथ डांस करने के लिए बोल रहे थे। मुझे ध्यान रहा कि ये दोनों अनजान हैं। मेरा तो पहले ही डांस का मन था तो मैं भी चली गई। कुछ देर हमने डांस किया और फिर ये लोग मुझे पीछे ले गए ये कह के कि वर्षा बुला रही है। मैं जब वहाँ पहुँची तो तू थी ही नहीं। ये कहने लगे कि तूने यहीं रुकने को बोला है। उसके साथ ही उन्होंने शराब की बोतल मेरे मुंह को लगा दी और फिर इधर उधर छूने लगे। मैंने मना किया तो ज़बरदस्ती करने लगे और फिर मैंने वो बोतल एक के सिर पर दे मारी और टूटे कांच के टुकड़े के पेट पर मार दिया। वर्षा उसकी बात गौर से सुनती रही। वाह मेरी शेरनी, ये तो कमाल कर दिया तूने। तभी कहूँ उन हरामजादों ने पुलिस कंप्लेन क्यों ना की? वैसे दोनों जिंदा हैं, कहे तो चल के काम तमाम कर दें। वर्षा ने माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। फिलहाल खुद का काम तमाम होने से कैसे बचाऊं, ये सोचने दे। पिताजी जान से मार देंगे। माधवी बहुत डर गई थी। कुछ नहीं होगा, वे समझ जाएंगे। अब चल तू बाहर चल। नहीं यार, उन्हें के
फेस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बहुत बड़ी गलती कर गई मैं। पापा हैं तेरे, उनसे कब तक भागेगी? गलती की है तो माफ़ी मांग, चल बाहर तू। वर्षा के बार बार कहने पर माधवी मान गई। वैसे कल नशे में ही सही मगर मस्त बोली तू। लड़कियां तेरी फैन हो गई हैं। क्या मस्त यार, शराब ने सब गुड़ गोबर कर दिया। यही बात ऐसे बोली होती तो सब समझते। मैं खुद पर अपने आप पर प्राउड फील करती, मगर अभी तो शर्म से गड़ी जा रही हूँ। अब जो हो गया सो हो गया। कम से कम तुझे ये पता चला कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। अब चल बाहर। इतना कहकर वर्षा उसे बाहर ले आई। बाहर नागेंद्र बाबू अखबार सामने खोलकर किसी और ही सोच में डूबे हुए थे। माधवी डरते हुए उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने उसे गौर से देखा और बोले, ठीक हो? जी। माधवी इतना ही बोल पाई। हाथ डॉक्टर को दिखा लाओ, कहीं गहरा जख्म ना हो। पिताजी के कहने से के बाद माधवी का ध्यान अपने हाथ पर गया, वरना अभी तक उसे पता ही नहीं था कि कल रात उसका हाथ भी कट गया था। नहीं, गहरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ना बनो ज़्यादा, जो कह रहे हैं कर लो, या कसम खा ली है कि हमारी बात ना मानने की। नागेंद्र बाबू का गुस्सा देख माधवी फिर से सिहर गई। जी जा रही हूँ। माधवी जाने लगी तो नागेंद्र बाबू ने पीछे से आवाज़ दी, सुनो, सही बताओ, ठीक होना? इतना कहते हुए उनकी आंखें नमी और चेहरा भय से भर गया। जी पिताजी एकदम ठीक हैं। माधवी डॉक्टर के पास चली गई। जख्म सच में गहरा था। स्टिच लगा के डॉक्टर ने पट्टी कर दी। उसकी दबंग छवि वाली वीडियो पूरे शहर में फैल चुकी थी। हर जगह से मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कोई तारीफ कर रहा था, कोई किसी के लिए। माधवी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। लड़कों ने पुलिस केस नहीं किया। उन्हें समझा दिया गया था कि अगर केस उल्टा पड़ा तो उनकी और मरम्मत हो जाएगी। परवीन कई दफ़ा माफ़ी मांगी। माधवी ने माफ़ी कर दिया उसे, लेकिन खुद को माफ़ ना कर पाई। उसने जो किया उससे उसे अफसोस नहीं था। उसे अफसोस था बहकावे में आकर शराब पीने का। उस दिन से पिताजी माधवी से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। आज 12 दिन बीत गए हैं। माधवी अब खुद ही कहीं बाहर नहीं जाती थी। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज। कॉलेज में भी सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। आज वर्षा घर आई। माधवी उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि उनका कोई प्लान नहीं बना था। वर्षा तैयार होकर आई थी। उसने आते ही माधवी से कहा, चल तैयार हो जा। क्यों? बाहर चलना है, कुछ सामान भी लेना है मार्केट से, और थोड़ा घूम भी लिया जाएगा। बहन, मत पिया कर, दिमाग सुन्न हो जाता है। माधवी ने बिना उसकी बात पर ध्यान देते हुए कहा, क्या ना पिया करूं? भांग और क्या? तभी तो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है। जानती है ना क्या बवाल मचा है घर में? पिताजी मार डालेंगे अगर अब कहीं बाहर जाने का बोली तो। उस दिन तो बड़ी शेरनी बन रही थी, आज फुस कैसे हो गई? चल, वो कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, तू तो है ना उनकी बेटी, जो तुझे सब पता है। उस दिन से मुझे बोले तक नहीं है और तू कहती है कुछ नहीं कहेंगे। अरे बहन, तू चलना, मैंने उनसे बात कर ली है। वो बोले जाओ, मगर जल्दी आ जाना, हम लोग 9 बजने से पहले लौट आएंगे। तूने उनसे कहा तो वो मान गए। जा यार, मेरे बना मत तू। अच्छा, मुझे यहीं यकीन हो तो तू खुद चल। अगर ज़रा सा गुस्सा लगे तो तुझे, जो आज के बाद कभी तेरे घर नहीं आऊँगी। अरे तू नहीं आएगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा पगली? अच्छा चल, मैं चलती हूँ, लेकिन पिताजी गुस्से हुए तो आज के बाद कहीं चलने को मत बोलना, पक्का। इसके बाद माधवी तैयार हुई और वर्षा के साथ कमरे से निकली। सामने नागेंद्र बाबू पेचकस लिए मिक्सी की मिस्त्री कर में पीले पड़े थे। माधवी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो पिताजी के सामने ही कुछ देर खड़ी रही। नागेंद्र बाबू ने 1 मिनट का समय लिया माधवी पर नज़र डालने में। जा रही हो बाहर? जी। ये रख लो, कुछ पसंद आए तो ले लेना। इतना कहते हुए नागेंद्र बाबू ने कुछ रुपये माधवी की ओर बढ़ा दिए। माधवी यह सब देखकर हैरान रह गई। नहीं पिताजी, इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे पास। माधवी ने मना किया तो कोई बच्ची थोड़े हो कि गिरा दोगी? नहीं, खर्च होंगे तो लौटा देना। नागेंद्र बाबू ने आखिरकार पैसे थमा ही दिए माधवी को। माधवी को आज से पहले इतना आश्चर्य तब हुआ था जब पिताजी ने अचानक एक दिन पूरे परिवार को फिल्म दिखाने ले गए थे। और सुनो, जाती हुई माधवी के कदम एक बार फिर रुक गए। जल्दी लौट आना। माधवी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। ये यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन उसकी 21 साल की उम्र में माधवी ऐसा पहली बार अपनी किसी सहेली के साथ घूमने निकली थी। ये उसके लिए नया अनुभव था। अपने मन की दुकान पर रुकना, चीज़ों का भाव जानना, घूरती नज़रों को अनदेखा करके वर्षा के साथ खुलकर हंसना, ये सब नया था उसके लिए। वो पिछले दिनों की सारी बातें भूल गई। इस दौरान उन्हें परवीन भी मिला। परवीन ने आज फिर से माफ़ी मांगी माधवी से
और माधवी ने माफ़ भी कर दिया। तीनों ने फिर एक साथ सब कुछ खाया और फिर परवीन चला गया। पूरी मस्ती करने के बाद माधवी 8:30 तक अपने घर पहुंच गई थी। थैंक यू सो मच मेरी जान, आज तूने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पर, ये मैं बता नहीं सकती। पहली बार इतना मज़ा आया है। माधवी ने घर में घुसते हुए गेट पर वर्षा को गले लगाकर कहा। वर्षा उसकी इस हरकत पर मुस्कुराई और उसने बस इतना ही कहा, पिताजी को थैंक्स बोल जाकर। उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बुलाया और कहा कि तुझे कहीं बाहर ले जाऊं। ऐसा बात सुनने के बाद माधवी के हैरानी का कोई ठिकाना ना रहा। पिछले कई महीनों से वो लगातार पिताजी की बातों के खिलाफ गई। अभी हाल ही में उसने इतना बुरा काम किया, शराब तक पी, खुद की लापरवाही से उसके साथ अनहोनी होते होते बची। इतना कुछ होने के बाद पिताजी ने क्यों वर्षा को उसे बाहर घुमाने के लिए कहा। माधवी वहीं खड़ी लगातार ये बातें सोची जा रही थी। क्या हुआ, यहीं खड़ी रहोगी क्या? अंदर चल। वर्षा की आवाज़ सुनकर वो होश में आई। अंदर पहुंची तो सब लोग बाहर बरामदे में ही बैठे थे। घूम आई, कैसा रहा? ताई जी ने पूछा। बहुत मज़ा आया ताई जी। माधवी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वर्षा ने ही जवाब दिया। नागेंद्र बाबू शांत बैठे थे एकदम। माधवी धीरे से उनके पास गई और उनके पैरों में बैठकर उनकी गोद में सिर रखकर सुबकने लगी। ये क्या हुआ? ये रोने क्यों लगी? सब हैरान हो गए। पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, बस मैं ही कभी आपको समझ नहीं पाई। आपको बहुत शर्मिंदा किया मैंने। नागेंद्र बाबू खुद भावुक थे। ऐसा नज़ारा पहले कभी देखने को नहीं मिला था। इस घर में ना पिता ने बच्चों को खुलकर कभी प्यार किया, ना बच्चे ही पिता से कभी खुलकर प्यार कर पाए। आज का ये एहसास बाप बेटी दोनों के लिए नया था। नहीं बेटी, मैं अच्छा बनना चाहता था लेकिन कभी नहीं बन पाया। मुझे अपने बच्चों को लेकर हमेशा डर लगता रहा कि कहीं तुम लोग बिगड़ ना जाओ, कहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। एक बाप खुद को सारी उम्र बहुत मजबूत, निडर और साहसी दिखाता है अपने बच्चों के सामने, मगर असल में वो हमेशा डरा रहता है, खास कर तब तो और जब उसकी कोई बेटी हो, वो हमेशा उसे बुरी नज़रों से बचाकर रखना चाहता है। मैंने भी ऐसा ही किया, लेकिन मैं ये बात भूलता चला गया कि मैं तुम लोगों के लिए अच्छा करने के बाद तुम्हारी आज़ादी छीन रहा हूँ। उस दिन जो भी हुआ वो तुम्हारी नहीं, मेरी गलती थी। अगर मैंने तुम्हें पहले दुनिया देखने दी होती तो तुम्हें सही गलत का पता होता। वर्षा भी उस दिन तुम्हारे साथ थी, लेकिन उसने शराब नहीं पी क्योंकि उसके पापा ने उसे हमेशा आज़ाद रखा, उस पर अंकुश नहीं लगाया। इसीलिए ये जानती है कि क्या गलत है और क्या सही। मुझे उस दिन समझ आया कि मैंने तुम्हारी दुनिया इतनी सिमेट दी है कि तुम सही गलत में अंतर ही नहीं जान पाई। नागेंद्र बाबू आज अपने मन की हर बात कह देना चाहते थे। वहाँ हर किसी की आंखें रो रही थी। ऐसा नहीं कि मैं नाराज़ था तुमसे, इसीलिए इतने दिन मैंने तुमसे बात नहीं की, बल्कि मैं शर्मिंदा था। मुझे ये डर सताने लगा था कि कहीं तुम खुद में ना घुटती रहो। यही सोचकर मैंने वर्षा से कहा कि तुम्हें बाहर ले आए। अगर लोग बुरे हैं तो भला उनकी बुराई की सज़ा हम बेटियों को क्यों दें? बेटियां खुद इतनी सक्षम हो जाएं कि अपना बचाव कर सकें। उस दिन मुझे गर्व हुआ कि तुम पर यह देखकर कि तुम अपना बचाव कर सकती हो। अब तुम पर कोई रोक टोक नहीं होगी बेटी। अपनी समझ के हिसाब से जो सही लगे वो करो। यकीन है मुझे कि कभी कुछ ऐसा नहीं करोगी जिससे मैं फिर एक बार खुद को गलत समझने लगूं। माधवी कुछ कहने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस पिता के उस स्नेह को महसूस करती रही जो आज से पहले उसके सामने नहीं आया था। क्या मैं भी गिटार सीख सकता हूँ? शाम को होती है क्लास 7 से 9 बजे तक। माधवी के लिए बट रहे प्यार में से राघव ने भी अपना हिस्सा लेने की सोची। उसकी बात सुनकर सभी हंस दिए। नहीं, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, अगले साल कॉलेज में जाना है, तब सीख लेना। राघव ने मुंह लटका दिया और सब एक बार फिर से हंसने लगे। ये भी इस घर में पहली बार ही हो रहा था कि एक साथ सभी की हंसी गूंज रही थी। हर माता पिता अपने बच्चे पर अंकुश इसलिए नहीं लगाते कि उन्हें अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए बच्चों पर अंकुश लगाते हैं कि वो अपने बच्चों को गलत नज़रों और गलत लोगों से बचाना चाहते हैं। परंतु यह बात बच्चों को समझ नहीं आती और वह अपने माता पिता के प्रेम को ही अपना दुश्मन मानने लगते हैं। वक्त आने पर सबको अपने मन की बात कहने की आज़ादी मिल ही जाती है। पर्दे के पीछे क्या है ये जानने की उत्सुकता सिर्फ पर्दा हटने तक ही होती है। माधवी के पिताजी ने अब माधवी के आगे से भी पर्दा हटा दिया था। आसमान उसके लिए खुला था, क्योंकि उसके लिए अब क्या अच्छा है और क्या बुरा ये वो समझ गई थी। नागेंद्र बाबू का अपने बच्चों के साथ इतनी सख्ती से पेश आना आपकी नज़र में सही है या गलत? आपके नागेंद्र बाबू के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।